हेलो एवरीवन। आज हम यूबीटीआर के एग्जाम में पूछा गया इंजीनियरिंग ग्रुप की फर्स्ट सेमेस्टर का ईसीएस यानी कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका कोड आप देख सकते हैं 991001। ये पेपर जनवरी 2022 में सेशन 21-22 में इंजीनियरिंग ग्रुप की सभी ब्रांचेस में पूछा गया है और ये कॉमन पेपर है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हम एक नजर इसके डालते हैं इसके पेपर के पैटर्न पे। क्वेश्चन पेपर का प्रिवेलिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार का है कि क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस में तो क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है आपका, और हर एक इन एवरी सेक्शन यू विल गेट 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हर एक सेक्शन में आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके आते हैं 26 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट जो करने होते हैं वो होते हैं 20 इन टोटल। और मैक्सिमम जो टाइम आपको मिलता है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए वो मिलता है आपको 2 hours and 30 minutes। और क्वेश्चन पेपर जो टोटल मार्क्स होते हैं इसमें ये होता है 50 मार्क्स का। अभी कुछ बच्चों का ये रहता है डाउट कि मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो अभी जो चल रहा है पैटर्न और जो प्रिवेलिंग इसके मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से यूबीटीआर ने 13 मार्क्स मिनिमम पासिंग रखे हैं। लेकिन बच्चों को ये सोचना है कि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन सके और आप एक अच्छे नंबर आप ला सकें। आपका स्कोर जब कार्ड देखा जाए तो उसमें दिखे कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है। तो आप को यही चीज ध्यान में रखते हुए मतलब हमने ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है ताकि आप मिनिमम नहीं मैक्सिमम की तरफ बढ़ सके। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर क्या है, क्या आया था और किस प्रकार का है। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये है जनवरी 2022 में आया हुआ पेपर। इसमें लिखा है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2022। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें लिखा है ब्रांच नेम। ब्रांच नेम के आगे लिखा है कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। कॉमन टू ऑल ब्रांचेस का मतलब कि सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मॉम एसपी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो भी इसमें कवर हो रहा है, और शायद पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर भी इसमें कवर हो जाएगा। इसके आगे लिखा है ब्रांच कोड 17। ब्रांच कोड पे आप ध्यान मत दीजिए, जो आपकी ब्रांच कोड है वो सारे ब्रांचेस के अंदर कवर्ड है। अब है अगला लिखा है सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, सब्जेक्ट नेम है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। इसके आगे लिखा हुआ है, आप सब्जेक्ट नेम देख लीजिए। और इसके बाद आता है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड मैंने आपको शुरू में बताया था 991001, ये है इसका सब्जेक्ट कोड। अब यहाँ पे टाइम लिखा है 2.5 hours, 2 घंटा 30 मिनट, और मिनिमम नहीं है, ये है MM यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 5050 यानी कि 50 मार्क्स मैक्सिमम आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। 50 मार्क्स का ये पेपर है। अब इसमें इस नोट को पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन पेपर को पहले सॉल्व करना चाहेंगे, फिर वो आंसर्स देखना चाहेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले एक बार इसकी पूरी स्टडी कर लें जो इसमें आंसर्स दिए गए हैं, और उन आंसर्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, सुन लें, और फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन पेपर पे आइए और इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। और मैं आपको ये जो क्वेश्चन पेपर अपने साथ सॉल्व कराऊंगा। लेकिन जो बच्चे सबसे पहले इस पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं फिर आंसर्स देखना चाहेंगे, जिन्होंने अपनी काफी अच्छी तैयारी कर ली है, तो उनसे भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको क्वेश्चन पेपर समझा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया है, क्या ये जानना चाह रहा है। कई बार बच्चों के डाउट्स होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हें पूछना होता है कि टीचर से पूछते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी पूछते हैं कि सर इसका मीनिंग बता दीजिए, समझ नहीं आ इसमें क्या पूछा गया है करके। तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पेपर समझना सिखा देता हूँ मैं। तो इसको हम देख लेंगे आज सबसे पहले। फिर इसके बाद जो बच्चे करना चाहेंगे क्वेश्चन पेपर पहले क्वेश्चन पेपर करें, फिर वो आंसर शीट चेक कर लें। और जो बच्चे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व वाला देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो उसके बाद फिर यहीं पे आए और फिर ये क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करें।
अब देखते हैं हम इसमें जो नोट लिखा है, अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपसे कहा था कि हर एक सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 12 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आप ये देखिए सेक्शन ए है, इसमें 7, 8, 9, 10, 12 तक है, ठीक है। तो सेक्शन ए है। इसके बाद है सेक्शन बी, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन बी से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ये सेक्शन बी आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये पूरे 7 क्वेश्चंस है और आपको उसमें क्वेश्चन करने हैं सिर्फ 5। और ऐसे सेक्शन सी भी है, सेक्शन सी से भी आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। इसमें लिखा है अज्यूम इंग्लिश वर्जन करेक्ट इफ डिफरेंस इन हिंदी वर्जन। वैसे तो इंग्लिश का पेपर है, हिंदी वर्जन का कोई ज्यादा इसमें वो रहता नहीं है। कुछ एक ये लिखे हैं इसमें जैसे कि नहीं 10 प्रश्नों का के उत्तर दीजिए, तो ये तो आप ऐसे समझ जाएंगे भाग को सेक्शन ए ये चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है भाग को में सबसे पहले देखिए अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 प्रश्न है और हर एक प्रश्न जो है 1 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच, मतलब एवरी क्वेश्चन कैरी, each and every question carries 1 mark for the correct answer। तो 10 into 1 equal to 10, यानी कि 10 मार्क्स का आपका ये पहला सेक्शन है। आपको मैंने बोला था मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है आपके 13 है। अगर आप ये 10 सही कर जाते हैं तो पासिंग तो आप समझ लीजिए कि पासिंग की दहलीज पे आप पहुंच गए। और बेस्ट करने के लिए फिर आपको और बताएंगे आगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इज रिटन बाय। जो बच्चों ने इस क्वेश्चन पेपर को शुरू में अटेम्प्ट करना है और जो आंसर शीट को बाद में देखेंगे, ये सेक्शन सिर्फ उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप सब सुन लीजिए। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ये एक चैप्टर का नाम है। इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है उस लेखक का नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है सेक्शन स्वामी विवेकानंद वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। वर्ल्ड्स रिलीजन होना है यहाँ पे। हेल्ड एट, कि स्वामी विवेकानंद जिसमें कि भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो धर्म संसद, विश्व धर्म संसद जो हुई थी उसमें, वो विश्व धर्म संसद का आयोजन कहाँ हुआ था उस जगह का नाम लिखना है यहाँ पे। ये है। थर्ड है डैश हैज इंट्रोड्यूस कंपल्सरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज। टेरिटरीज का मतलब है अपने राज्य में। किसने अपने राज्य में कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि अनिवार्य शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया था या शुरुआत की थी, किसने अपने यहाँ शुरू में लागू किया था, ये इसका मतलब वहां पे इस व्यक्ति का नाम लिखाना है, मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन आना है। अब आ गया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए कम्युनिकेशन इज एन डैश ऑफ आइडियाज फैक्ट्स इमोशंस एंड ओपिनियन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, बस डेफिनेशन में एक शब्द भरा जाना है यहाँ पे। ये आप देखेंगे क्या है ये शब्द, अगर आपने याद कर रखा है तो आपको याद होगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। To teach the boys reading, writing and arithmetic is called dash education। लड़कों को, यहाँ पे लड़कों से ही मंतव्य है, क्योंकि जिस समय लिखा गया उस वक्त लड़के ही मतलब पढ़ाई लिखाई की तरफ भेजे जाते थे। लड़कियों मतलब बहुत कम महिलाएं शिक्षित होती थी उस वक्त, इतनी जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब आप इसको समझ लीजिए उस वक्त के लोगों के लिए ये बात हो रही है कि रीडिंग कराना, राइटिंग करना सिखाना और अरिथमेटिक यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स सिखाना, ये किस प्रकार की एजुकेशन है, ये यहाँ पे लिखना है। मोडेस्टीन वॉज द नेम ऑफ ऑथर। यहाँ ऑथर लिखा है, ऑथर नहीं है, ऑथर्स है। मोडेस्टीन जो है ऑथर के किसका नाम है, मतलब ये ऑथर से या लेखक से कैसे संबंधित है मोडेस्टीन, वो लिखना है कि ये कौन है, यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। आप देखिए ट्रू एंड फॉल्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें 7th क्वेश्चन जो है ये कहता है मैन इन ब्लैक इज रिटन बाय महात्मा गांधी। ये अब आपको याद होना चाहिए मैन इन ब्लैक जो है उसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी हैं या कोई दूसरे हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आप उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स आप इसमें करेंगे। ट्रू फॉल्स यानी कि सही या गलत, सत्य असत्य जो हिंदी में आता है वही। अब आता है कि वॉशिंगटन वर्कड, 8th वाला जो हमारा हम ये देख रहे हैं, वॉशिंगटन वर्कड इन अ कोल मिल। वॉशिंगटन जो है लेखक का नाम है। इसमें लिखा है कि वो कोयले की खदान में काम करता था। सही है गलत है आप देखेंगे।
रिटन कम्युनिकेशन इज नॉट लीगली वैलिड। लीगली की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, लेकिन चलिए उसको छोड़िए। रिटन कम्युनिकेशन इज नॉट लीगली वैलिड। लीगली वैलिड नहीं होता है रिटन कम्युनिकेशन। ये आपने बताना है, ये सत्य सत्य जो भी आप समझ रहे हैं, ट्रू फॉल्स आप लिखेंगे। इसके बाद हम 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन जो है वो लिखा है, मैन इन ब्लैक वॉज अ क्रूअल मैन। क्रूअल मैन मतलब कि जो दयालु नहीं है। क्या मैन इन ब्लैक जो है वो दयालु था या नहीं था, ये आपको देखना है और इस हिसाब से आपको लिखना है। जिसका स्वभाव रूखा है, मतलब बेकार है, इस प्रकार का है, तो ये पूछ रहा है कि आप इसमें ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा एक चीज बताता हूँ कि कुछ बच्चे जो है ट्रू फॉल्स की जगह सत्य सत्य लिखाते हैं, हालांकि ये गलत है। बच्चों को ट्रू फॉल्स की, कई बच्चों की स्पेलिंग भी गलत होती है, ट्रू और फॉल्स की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। वैसे स्पेलिंग सही लिखी है, आप इसको याद कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप टी और एफ भी लिख सकते हैं, टी एफ। वैसे तो यहाँ ट्रू फॉल्स दे रखा है, तो आप यहाँ से सीधे उतारिए, टी की जगह मतलब TRUE पूरा लिख दीजिए, या FALSE फॉल्स पूरा लिख दीजिए। इसके बाद है 11th जो है वो है कि द नाइट अमंग द पाइन्स। द नाइट अमंग द पाइन्स एक चैप्टर का नाम है, इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। क्या ये इनके द्वारा लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, जो आपको लगता है वो देखिए आप। इसके बाद है 12th, वॉशिंगटन स्वेप्ट द रेसिडेंशियल रूम 3 टाइम्स। स्वेप्ट का मतलब है झाड़ू लगाना। वॉशिंगटन ने रेसिडेंशियल रूम को 3 बार झाड़ू से साफ किया। ट्रू फॉल्स। यहाँ तक जो ये जो है ये 12 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 10 ही करने हैं, ऐसा नहीं कि आप 12 के 12 कर दीजिए। अगर आपको 12 आते भी हैं पूरे, all the 12, if you know, you have to attempt only 10 questions because you will get maximum 10 marks in this section. तो सेक्शन में, इस सेक्शन में आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। जो आपको बेस्ट आते हैं आप उन 10 को कर दीजिए, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिस बच्चे ने यहाँ पे बढ़त बना ली तो वो बच्चा तो फिर मतलब कि आप समझ लीजिए मैक्सिमम मार्क्स वो बच्चा स्कोर करता ही करता है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने की है, जो फर्स्ट 1 to 6 जो क्वेश्चन है ये आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें नाम तो जानते होते हैं, क्या भरा जाना है, यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे क्या भरना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका स्पेलिंग का करेक्शन जो है टीचर को करना पड़ेगा तो टीचर नंबर भी काट सकते हैं। आप ये समझिए जैसे MY माई है, अगर आप इसको MI माई लिख देंगे तो पढ़ने के लिए तो MI माई भी पढ़ने में आ जाएगा। व्हाट्सएप लैंग्वेज में तो होता ही है MI माई भी, या MAI माई। लेकिन फिर ये टीचर के ऊपर आपने उनके तरफ डाल दी है गेंद की भाई वो आपको नंबर दें या नहीं। इसलिए आपको ये ध्यान जरूर रखना है, इसमें टीचर वैसे जनरली नंबर काट देंगे कि बच्चे को बेसिक स्पेलिंग आती नहीं है, क्योंकि इसमें ये स्पेलिंग टेस्ट ही है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स आपका स्पेलिंग टेस्ट है। एक तो आपका कि भाई आपको कितना आपकी मेमोरी में क्या है, आपकी एक तो मेमोरी का टेस्ट है और दूसरा आपका स्पेलिंग का टेस्ट है। तो ये जो लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में आप स्पेलिंग सही रखें। ट्रू फॉल्स में मैंने आपको बताया जाए, ट्रू और फॉल्स की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, कम से कम वो यहाँ से याद कर लें। इसमें बिल्कुल सही लिखी है और वो सही लिखी है, और यदि नहीं आती है तो T और F लिख लें। T और F भी सही है, चल जाता है। लेकिन आप कई बच्चे ऐसे हैं जो सत्य असत्य लिख देंगे तो वो तो फिर लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं कि पेपर इंग्लिश का है और सत्य सत्य हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप जरूर ध्यान दीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट सेक्शन में आपको वो है एक बेसिक कि आप क्या करेंगे, ब्रीफिंग है। अब इसके बाद हम चल रहे हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आप देखेंगे कि इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये जो है 5 into 3 लिखा है, तो क्वेश्चन करने आपने 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है फॉर एवरी क्वेश्चन अलॉटेड मार्क इज 3। तो मैक्सिमम अलॉटेड मार्क 3 है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, 3 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलने हैं। तो आपको है आपका ये पेपर मतलब ये सेक्शन है आपका 15 मार्क्स का। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, आप इसमें से आप देख लीजिए कि आपको कौन से बेस्ट आते हैं, आप
उसको अटेम्प्ट करिए और फिर इसमें क्या कौन सा करना बेहतर होता है ये मैं आपको बताऊंगा जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक्सप्लेन कम्युनिकेशन विद सूटेबल डेफिनेशन। एक अच्छी मतलब सूटेबल डेफिनेशन के साथ आप कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करिए कह रहे हैं। तो आप एक तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दे दीजिए या फिर आप कई लोगों के द्वारा कही गई डेफिनेशन है अगर आपने याद कर रखी है तो आप उसका रेफरेंस देके उस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर वॉशिंगटन वांटेड टू गो। ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट याद है जहाँ पे वॉशिंगटन जाना चाहता था तो आप उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख लें। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए पूरे फुल सेंटेंस में आप इस आंसर को लिखेंगे, सिर्फ 1 मार्क्स का नहीं है कि आपने सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कम से कम 30 वर्ड्स का तो ये आंसर होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 10, 20, 30 वर्ड्स में आपका होना चाहिए। कम से कम 20 वर्ड्स का हो या और नहीं तो कम से कम 10 वर्ड्स तो जितना क्वेश्चन में पूछा गया है ये सब आए इसमें। राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर वॉशिंगटन वांटेड टू गो। तो आपको ये आना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट का आप नाम लिखें और उसके आगे लिखें इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर वॉशिंगटन वांटेड टू गो। ये आपको फुल 3 के 3 मार्क्स दे रहा है। ये मैं 13 के लिए नहीं कह सकता हूँ कि आपको मार्क्स मिल सकता है, लेकिन मैं 14 के लिए बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स पूरे मार्क्स स्कोर करेंगे। दूसरा है क्वेश्चन 15 में देखते हैं हम डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी ये जो क्वेश्चन है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार की कम्युनिकेशन है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए कहा गया आपसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप डिफरेंशिएशन एक लाइन लगा के बनाएं तो बेस्ट आपका आंसर आपका स्कोरिंग हो जाता है। अगर आप एक डेफिनेशन को पूरा डिफाइन करके लिख देंगे और फिर नीचे दूसरी पहले फॉर्मल की डेफिनेशन लिख दी फिर आपने इनफॉर्मल की डेफिनेशन लिख दी या उनके डिफरेंसेस लिख दिए ऊपर नीचे करके, तो वो उतने अच्छे स्कोर नहीं कराते। बाकायदा आप इसको पॉइंट्स में अगर आप इसको डिफरेंशिएशन को बना दें कि द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज एज फॉलो, आप लिखें आर द फॉलोइंग्स और उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे बना दे तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर देंगे। आपको इसमें कम से कम 3 डिफरेंस तो देने ही है, आप ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें 3 डिफरेंस दे देते हैं, बहुत क्लियर कट डिफरेंस देते हैं तो इसमें भी आपको पूरे 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे। 14 नंबर आप पूरा फुल स्कोर कर सकते हैं, 15 भी आप फुल स्कोर कर सकते हैं यानी कि 3 इसमें आपको पूरे 6 मिल जाएंगे। अब ये है 16 क्वेश्चन व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू। अभी ये उस चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं ऑन एजुकेशन तो ये पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग प्राइमरी एजुकेशन क्या है मतलब आपको डिफाइन करना है प्राइमरी एजुकेशन महात्मा गांधी के शब्दों में। तो ये तो आपने याद किया होगा, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। 3 वाक्य दे रखे हैं आपको हिंदी में। सूरज पूरब से उदय होता है, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, रोगी अभी मरा नहीं। ये जो शब्द ये जो लिखे हैं आप इसका सही से ट्रांसलेट कर लें, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। शब्द लिखा है इसमें सूरज भी है पूरब भी है। कई बच्चे पूरब को कुछ और लिख देते हैं, पश्चिम लिख देते हैं इंग्लिश में, ऐसा कई बच्चों में देखा गया है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। दूसरा है ईमानदारी एक अच्छा गुण है, यहाँ पे शब्द गुण है, आप इसको याद रखिए कि यहाँ पे गुण लिखना है, गुण की इंग्लिश बनानी है। कई बच्चे नीति की इंग्लिश बना देते हैं, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है। तीसरा है रोगी अभी मरा नहीं है, ये है तो नेगेटिव में सेंटेंस है, इसको आप पॉजिटिव में भी लिखा है क्योंकि इंग्लिश बहुत एग्जैक्ट वैसी लैंग्वेज नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए कि अगर उसमें नहीं आ जाए नॉट आ जाए तो बढ़िया है। तो ये भी पूरा स्कोरिंग होता है अगर आपके इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है और ट्रांसलेशन आपका सही है और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पे आप पूरे 3 के 3 मार्क्स स्कोर करेंगे क्योंकि हर इसमें 3 पार्ट्स में और तीनों पार्ट में 1 मार्क्स आपको मिलना ही मिलता है अगर आपका सही है तो। ये भी पूरा फुल स्कोरिंग है, यानी मैंने आपको 3 बता दिए वर्ड 14, 15 और 17, इसमें आप पूरे 3 के 3 मार्क्स क्लियर कट ले सकते हैं। इसके बाद है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर ये कह रहा है राइट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि एक शब्द से आप इसको
वन वर्ड से आप इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो भाषाओं में ऐसे कोई कई शब्द होते हैं जो, जैसे आपने सुना होगा, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, हम उसको एक शब्द में बता देते हैं। जो सुन नहीं सकता उसको बहरा बोलते हैं, जो बोल नहीं सकता उसको हम गूंगा बोलते हैं, और जो, एक और बोला था मैंने आपसे, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, और जो देख नहीं सकता उसको हम अंधा कहते हैं। तो हम एक शब्द से बता देते हैं कि पूरे शब्द का। तो यहाँ पे आपको अर्थ दिया है, आप ये समझिए, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। यहाँ पे आपको अर्थ दिया है, आपको इसको पूरे को एक शब्द में बदलना है। तो ये बोल रहे हैं ए नंबर पे जो है 18 का ए, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे हम अनपढ़ कहते हैं, तो इंग्लिश उसका शब्द जो है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ऐसे बी में अ फ्लैश ईटिंग एनिमल, फ्लैश का मतलब है मीट, यानी कि जो मांसाहार करता है ऐसे जानवर का नाम। ऐसे जानवर का नाम नहीं लिखना है, ऐसे जानवरों को किस नाम से पुकारा जाता है, एक कॉमन नाउन जो है इसमें चाहिए उनको। तो वो कॉमन नाउन आपको आना चाहिए कि क्या कहा जाता है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को, एक वर्ड में। और ऐसे ही लिखा है, सी लिखा, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की जिसमें पूरी सूची हो, उस लिस्ट को क्या कहा जाता है, उस सूची को क्या कहा जाता है। एक किताबों की सूची को हम एक शब्द में किस नाम से पुकारते हैं। तो ये भी आप, अगर आपको ये आते हैं और आप इसमें बिल्कुल सही स्पेलिंग्स लिखते हैं, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले जैसे कहा था, यहाँ पे भी आपको ने कहा था फिल इन द ब्लैंक्स में कि स्पेलिंग अगर गलत हो गई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, स्पेलिंग सही है तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये भी पूरा स्पेलिंग अगर आपके करेक्ट है तो आप पूरा फुल स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ ये भी आपका पूरा, पूरे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप पूरे क्लियर कट, 4 क्यों, ये जो है 16th नंबर का क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप पूरे मतलब 15 के 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सारे बच्चे, अगर उन्हें आता है इसका सही आंसर। तो अब है 19 क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में आप देखेंगे, डिस्क्राइब एनी फाइन क्वालिटीज ऑफ द मैन इन ब्लैक। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये बोल रहा है कि फाइन क्वालिटीज, ऐसा 5 नहीं लिखा है, FIVE नहीं है, FINE है। तो उसमें जो अच्छे गुण थे मैन इन ब्लैक के, वो कोई भी आप उनके गुण बताए, तो कम से कम आप 3 सेंटेंस में आप उसको लिख दें, ही इज दिस, ही इज दैट, ही इज, जो भी, ये इज में भी लिखा जा सकता है, वॉज में भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे कोई टेंस लिखा नहीं शायद, डिस्क्राइब एनी फाइन क्वालिटीज, वैसे प्रेजेंट टेंस में ही। तो ये आप देख लीजिए, ये है हमारा पेपर जो है, इस पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन सी की तरफ। आइए देखते हैं आप सेक्शन सी, यहाँ पे सेक्शन बी लिखा है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन बी, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, भाग खो। ये एक्चुअली खो नहीं है, गो है, सी, यानी कि बी की जगह आप सी कर लीजिए और खो की जगह गो कर लीजिए। और वैसे यहाँ पे जो मार्क्स पहले लिखे थे इसमें 5 into 3 equal to 15, ये नहीं, 5 into 5 equal to 25 है। तो हर एक क्वेश्चन जो है इसमें देखिए आप, टोटल क्वेश्चन जो है 20 से 26 तक 7 क्वेश्चन होते हैं। ये 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और क्वेश्चन आपको 5 करने हैं। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है, मार्किंग पैटर्न जो है इसमें, फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल बी गिवन मैक्सिमम 5 मार्क्स, और तो 5 into 5 equal to 25, यानी कि आप 25 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपका 50 मार्क्स का है, और 50 मार्क्स में से जो है 50% मार्क्स जो है वो इसी सेक्शन में, यानी कि सेक्शन को छोड़िए मत बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। इसमें आंसर्स थोड़ा बड़े लिखने पड़ते हैं, छोटे आंसर्स काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन, कोई इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम 20th नंबर पे देख रहे हैं। 20th क्वेश्चन कहता है, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंसेस। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कई बच्चे तो एग्जाम हॉल में ही पूछते हैं, टीचर सर मैडम क्या लिखाना है इसमें, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या लिखना है करके। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाई गई है, वैसे भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो ये आप पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल्स। तो ये आपने यहाँ पे बताने कि हर एक वर्ड को
किस नाम से बुलाया जाता है, ए को क्या कहते हैं, तो आप लिखिए कि ए इक्वल टू दिस, ब्यूटीफुल को क्या कहा जाता है, ब्यूटीफुल इक्वल टू दिस, पिकॉक इक्वल टू दिस, ऐसे करके आपने इसको डिफरेंशिएट करके बताना है। तो ये सही से लिखना आना चाहिए, इसका पैटर्न जो है आप ये सही से सीखें ताकि आपके टीचर्स आपको अच्छे से मार्क्स दे सकें। कई बच्चे इसी में ए के ऊपर लाइन लगा देते हैं, ब्यूटीफुल के नीचे लाइन लगा देते हैं, पिकॉक के ऊपर, एस के नीचे। हालांकि ये गलत तो नहीं है, लेकिन ये कई बार हैप्पीजेड हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है टीचर को भी ढूंढने में, समझने में। यहाँ पे डॉसिंग लिखा है, DAN है ये। तो ये जो है यहाँ पे जो है बच्चों को ध्यान से देना है कि साफ साफ वो लिखें, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम वो लिखेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स इसमें पूरे 6 स्कोर हो सकते हैं। ए और बी 2 पार्ट में ही दोनों आपको करने हैं, इसलिए ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ एक करना है, सेंटेंसेस लिखा है तो आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं, ए और बी। और आप इस प्रकार से करिए कि ए लिखिए, आप ए लिखिए, उसके आगे डैश लगा के लिख दीजिए ए इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद ब्यूटीफुल लिखिए, फिर डैश करिए, फिर तो आप ऊपर सेंटेंस लिखेंगे, नीचे वो आंसर लिखेंगे। ये आप समझ लीजिए। ये है 20th। अब हम 21st की तरफ जा रहे हैं। 21st कहता है राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर सेमेस्टर रिजल्ट। हालांकि यहाँ पे कुछ नाम नहीं दे रखा है कि आपका नाम क्या होगा, आप कहाँ रहते हैं, कोई एड्रेस नहीं दिया है। कई एड्रेस ऐसे भी आते हैं जिसमें एड्रेस दिया जाता है। अभी ये देखिए, ध्यान दीजिए इसको, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं यहाँ पे। हालांकि ये पेपर आप खुद पहला करना, जो बच्चे पहले करना चाहते हैं वो थोड़ा सा कोई हिंट मिल रही है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, ये एक पर्सनल लेटर है। एक बच्चा अपनी मदर को लेटर लिख रहा है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। जो ये लेटर लिखा जा रहा है इसमें कई बच्चे सब्जेक्ट लिख देते हैं, SUBJECT, सब्जेक्ट, विषय लिख देते हैं, विषय। और ये विषय जो है ये पर्सनल लेटर है, तो पर्सनल लेटर्स में विषय बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। तो अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को हम विषय लिख देंगे तो फिर थोड़ा नंबर, वहां पे नंबर कट जाते हैं। मतलब 5 मार्क्स का है तो 1 नंबर आपके टीचर काट देंगे, सिर्फ इसलिए काट देंगे कि आपने विषय लिख दिया, इसलिए नहीं कि आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया। बच्चे पूरा लिखते हैं, लेटर सही लिखते हैं, लेकिन विषय लिख के वो 1 नंबर अपना गवा बैठते। तो आप यहाँ पे विषय ना लिखें। पर्सनल लेटर में आप ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंट भी है जो बच्चे पहले करेंगे पेपर उनके लिए। अब इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 में बता दूंगा आपको कि ये है राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर सेमेस्टर रिजल्ट। सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में आपको अपने पेरेंट मदर को एक लेटर लिखना है। आपको बताना है कि आपका जो सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो कैसा रहा, क्या रहा, ये आपने इसमें बताना है। इसमें बच्चों को सैल्यूटेशन सही से आना चाहिए कि कैसा लिखा जाता है, मदर को कैसे एड्रेस करते हैं, और नीचे जब हम अपना लिखते हैं फाइनल अपना नाम, तो उसके ऊपर जो हम लाइन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं और उसमें किस प्रकार से लिखा जाता है। और साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि किस साइड लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि लेटर यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा, किस साइड से शुरू होगा, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से होगा कि राइट हैंड साइड से होगा, उसमें क्या क्या लिखा जाता है, डेट कहाँ लिखी जाती है। तो ये सब चीजें आपने थोड़ा सा यहाँ पे आप इस पेपर को कर लेंगे तो आपकी एक तैयारी हो जाएगी एग्जाम से पहले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए 50% मार्क्स तो आपके यही होते हैं सी सेक्शन में। जिस बच्चे ने सी सेक्शन पूरे 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और बढ़िया से कर लिए, और उसको 4 क्वेश्चन के आंसर भी बहुत अच्छे आते हैं, तो वो यहीं से पास हो सकता है। 4 के 3 ही क्वेश्चन को जाएगा, 5 उसको हर एक में मिल जाए तो। अब ये देखिए आप, इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछा गया है कि एक्सप्लेन करिए आप रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस, क्या क्या फायदे होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। तो रिटन कम्युनिकेशन के जब बच्चे फायदे लिखें तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मेरा जो सजेशन है बच्चों के लिए वो ये है कि आप जब लिखें तो आप पैराग्राफ में ना लिखें इसको, आप इसको लिखें पॉइंट्स में। एक ऊपर हेडिंग दे दीजिए एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, 1 2 3 4 5 क्लियर कट 5 सेंटेंसेस में आप लिखिए इसको। आपको 5 के 5 मार्क्स टीचर्स अवार्ड कर देते हैं।
मैक्सिमम टीचर अवॉर्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें 5 पॉइंट्स जब क्लियर कट मिल जाते हैं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। अभी नेक्स्ट है 23rd, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन में मैक्सिमम ये पूछा ही जाता है, चाहे बच्चा पॉलिटेक्निक का हो या इंजीनियरिंग का हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान दीजिए कि इसमें आप जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन लिखें तो इसके साथ इसका डायग्राम भी बना दीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम ऑटोमेटिकली ऐड होना चाहिए। मतलब इसमें ना नहीं भी पूछा गया है कि आप इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करिए, ये लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप समझिए कि इसके अंदर वो डायग्राम भी आपसे मांग रहे हैं। अगर आपने डायग्राम अच्छे से कर दिया, बना लिया, और उसके बाद आप डायग्राम एक्सप्लेन कर चुके हैं, या आप पहले एक्सप्लेन कर लीजिए, उसके बाद उसको डायग्राम के थ्रू क्लियर कर दें, तो आप इसमें मैक्सिमम, मतलब मैं समझता हूँ 5 मार्क्स मिल जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये ना हो। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर माय स्ट्रगल फॉर माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। हमने शुरू में जब पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स लिखा था कि किसने लिखा है, कौन इसके राइटर है, तो इसमें पूछा गया कि इस पाठ को पढ़ने से, इस चैप्टर को पढ़ने से, इस लेसन को पढ़ने से आपको क्या सीख मिलती है। ये चैप्टर जो है बहुत इंस्पायरिंग है, आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको पढ़िए। ये तो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और आप इस चैप्टर को पढ़िए, और आप इसमें से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं इसमें जो आपको सीख मिलती है। जब इंस्पायर हो रहे हैं तो इसका हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, तो आपको ये आंसर लिखना है। और ये तो आप कम से कम मतलब 50, 60 या 100 शब्दों तक आप इस आंसर को ले जाइए, लिखिए, कम से कम 100 शब्दों में लिखिए, तो इसमें आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद है 25th, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये देखिए, जब पैराग्राफ आते हैं ये बेसिक ही आते हैं कि आपकी जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं आप टच करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज जरूर ध्यान देनी है कि जो आप इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन जैसे लिखा गया पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को पैराग्राफ की तरह ही लिखिए। बहुत सारे बच्चों को मैं एक यहाँ पे भी हिंट देना चाहता हूँ, जो बच्चे पैराग्राफ लिखे वो भी, कई बच्चे इसको पैराग्राफ को लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटेंसेस लिख देते हैं, तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 1 मार्क मिलेगा, लेकिन नहीं तो 0 मार्क्स भी अवॉर्ड हो सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि देखिए नीचे 26 नंबर है, ये है अर्ली राइजिंग हैज अ ग्रेट एडवांटेज। मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूँ, 26 के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। ये जो है बेटा, ये जो है अर्ली राइजिंग, ये पूरा सेंटेंस चल रहा है लगातार, ये जो लगातार सेंटेंस चल रहे हैं यहाँ पे एंड हो रहा है, बस यहीं तक पैराग्राफ है। अब ये समझ लीजिए कि जो ये क्वेश्चन शुरू हो गए, ये सेकंड पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया, चौथा पैराग्राफ हो गया, पांचवा हो गया। आप समझिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, दूसरा पैराग्राफ भी पैराग्राफ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सब समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो पैराग्राफ ऐसा होता है कि आप जो 10 सेंटेंसेस लिख रहे हैं, तो आप 1 नंबर सेंटेंस में 1 ना लिखें, सीधे आप पहला सेंटेंस 1 नंबर का सेंटेंस लिखे, और उसी के साथ जोड़ के फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, जैसे लिखा है अर्ली राइजिंग हैज अ ग्रेट एडवांटेज, ये फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे एंड अप हुआ है, तो ये जहां पे सेंटेंस शुरू खत्म हुआ है 1 नंबर का, इसके बाद 2 नंबर ना लिख के नीचे 2 नंबर मत लिखिए, आप 2 नंबर का सेंटेंस ठीक इसके आगे जोड़ दीजिए, फिर 2 के बाद ये 3 जोड़ दीजिए आप, फिर 3 जहां पे खत्म होगा फिर 4 जोड़ दीजिए, ऐसे करके आप 10 सेंटेंसेस जोड़ के लिखिए, लगातार लिखिए, बिना गैप दिए लिखिए, तब आपका पैराग्राफ माना जाएगा। नहीं तो इसको जनरली बच्चे फिर कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक पैराग्राफ से वो 2 पैराग्राफ का हो जाता है। और ये क्वेश्चन कहता है राइट अ पैराग्राफ, अ मतलब एक, आपको सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, आपको 2 3 4 लिखने के लिए नहीं कहा गया है, पैराग्राफ्स भी नहीं कहा गया आपको। देखिए ना आप यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ्स थोड़ा लिखा है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान देनी है हर बच्चे को कि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं उसका नाम क्या है। यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ, और यहाँ पे लिखा है ए का मतलब होता है एक, और पैराग्राफ का मतलब होता है एक पैराग्राफ, पैराग्राफ्स नहीं है।
तो आप ये चीज जरूर ध्यान देंगे, जो बच्चे पहले कर रहे हैं पेपर चाहे जो बाद में कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे धोखा नहीं खाते हैं वो इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, और जो बच्चे यहाँ पे धोखा खा जाते हैं भले ही वो कितना भी अच्छा लिख लें, भले ही कितना अच्छा लिखें, ध्यान से सुनिए आप, मैं कह रहा हूँ आप भले ही कितना अच्छा लिख लीजिए डिसिप्लिन पे, जिसने आपसे बेकार भी लिखा है ना उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है और उसके सेंटेंसेस करेक्ट हैं, तो वो आपसे ज्यादा स्कोर करेगा ही करेगा। आप कोई टीचर दे दें तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वैसे जनरली कोई टीचर देगा नहीं। तो ये अ पैराग्राफ को आप ध्यान रखिए, और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो ये आपने जो पैराग्राफ लिखना है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैराग्राफ कम से कम 100 या 150 वर्ड्स के आसपास पहुंचे, 100 वर्ड्स तो होने चाहिए। तो यानी कि आप 10 सेंटेंसेस आप जोड़ के लिख दीजिए, मैं आपको ज्यादा तो कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, आप सिर्फ 10 सेंटेंसेस जोड़ के लिख दीजिए जो डिसिप्लिन से या इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन से रिलेटेड हो। बिल्कुल, कि डिसिप्लिन से हमें ये फायदा है, डिसिप्लिन हम बचपन से अपने में इनकलकेट कर सकते हैं, या जो भी आप समझ रहे हैं आप वो बेहतर आप इसमें लिखिए। अब इसके बाद हमारा जो है 26 नंबर, अब 26 नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत स्कोरिंग होता है, ये हर पेपर में आता ही आता है, मैक्सिमम आज तक जितने पेपर होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आप बचपन से करते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 से भी कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ ऐसे करूंगा कि जब आप इसको पढ़ के, तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन चलिए इसके क्वेश्चन सब पे मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो ये जो है इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो टाइपिंग एरर हो जाती है। तो ये जो है आपका, ये आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए एक बार। सबसे पहले तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप क्वेश्चन मत पढ़िए, सबसे पहले एक बार आप सरसरी निगाह से पैराग्राफ पढ़िए, और जब आप पैराग्राफ पढ़ के जो भी समझते हैं उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाइए, और फिर देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें होते ही हैं। डिप्लोमा लेवल का जो एग्जाम आता है, क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें क्वेश्चन के आंसर्स जनरली इसके अंदर होते हैं, कोई बहुत ज्यादा इफ एंड बट नहीं करना पड़ता है, तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती है, यानी कि आंसर सीधे सीधे मिल जाते हैं, और जिनको अच्छी इंग्लिश आती है वो थोड़ा बेहतर लिख लेते हैं, लेकिन जिनको जो थोड़ा इंग्लिश में वीक भी हैं उनको भी इसमें अंदर आंसर मिल जाते हैं, तो 5 के 5 मार्क्स यहाँ स्कोर हो जाते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ए पार्ट को। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। अभी ये पूछ रहा है कि अर्ली राइजिंग के क्या फायदे हैं, अर्ली राइजिंग यानी कि सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे होते हैं। चलिए फिर हम इसको पढ़ लेते हैं, आपको सुना भी देते हैं एक बार, जो बच्चे पहले पेपर अपियर करेंगे तो उन्हें आना है, थोड़ा समझ आ, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है अर्ली राइजिंग हैज अ ग्रेट एडवांटेज। अर्ली राइजिंग का जो है काफी फायदा है, यह बहुत फायदेमंद होती है, बहुत फायदेमंद है अगर जो लोग जल्दी सुबह उठते हैं। इट गिव्स अस अ गुड स्टार्ट टू द डेज वर्क। हमारे दिन की शुरुआत जो होती है, हमारे दिन के जो कार्य होते हैं उसको एक अच्छा स्टार्ट मिलता है इससे। We can accomplish a great amount of work before the man get out of bed। मतलब कि हम बहुत ज्यादा काम या काफी काम अपना निपटा लेते हैं इस पीरियड तक, जब तक कि और लोग उठते हैं। इसके आगे लिखा है, if the wind is fresh, the quality of work is better। अगर हवा साफ होती है, यानी कि सुबह स्वच्छ हवा मिलती है, जो बोलते हो, अगर स्वच्छ हवा मिलती है सुबह तो क्या होता है, if the wind is fresh, में अगर वातावरण में हवा स्वच्छ है तो जो हमारा वर्क का क्वालिटी, वर्क की क्वालिटी जो होती है वो बेटर हो जाती है, यानी कि हमारा बहुत और अच्छा होता है, यानी कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद है, द अर्ली मॉर्निंग हैज अ क्वाइटनेस, स्पेलिंग गलत है थोड़ा, विच इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड साउंड्स। जो सुबह होती है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग होती है, अर्ली मॉर्निंग मतलब कि भोर का समय, तो उस समय जो होता है कि एक तो शांति होती है, क्वाइटनेस, ठीक है, जो कि फ्री होती है, यानी कि मुक्त होती है इससे, डिस्ट्रैक्शन से, साउंड से, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, कोई आवाज नहीं हो रही है, तो गाड़ियों की आवाज नहीं आ रही है, लोगों की आवाज नहीं आ रही है, हल्ला गुल्ला नहीं हो। तो ये जो क्वाइटनेस होती है, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में जो होती है शांति होती है। इसके बाद है कि एन अर्ली राइजर फाइंड्स टाइम टू टेक एक्सरसाइज। जो सुबह जल्दी उठते हैं उनको समय भी मिल जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, एंड थस रिमेन मोर एनर्जेटिक, और इसलिए वो ज्यादा एनर्जेटिक भी रहते हैं।
यानी कि ऊर्जा से ऊर्जावान रहते हैं या ऊर्जा से भरपूर होते हैं। उसके बाद है since he has plenty of time, क्योंकि उसके पास बहुत समय होता है, मतलब पर्याप्त से भी ज्यादा समय होता है। अब भाई सुबह जल्दी उठ जाएगा, कोई उठा है नहीं, उसके पास टाइम ही टाइम है। सो उस ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के पास जब टाइम ही टाइम है तो सो ही नीड के बाद नॉट आएगा यहाँ पे। सो ही नीड नॉट हरी ओवर हिज वर्क, तो उसे अपने काम को करने की कोई जल्दीबाजी भी नहीं रहेगी, टाइम तो है उसके पास। और उसके बाद है कि सच अ लाइफ स्टाइल इज वेरी, ये जो है कंड्यूसिव होगा, स्पेलिंग में टी अलग एक्स्ट्रा लग गया इसमें। सच अ लाइफ स्टाइल इज वेरी कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ, और ऐसी लाइफ स्टाइल जो होती है, ऐसी जीवन शैली जो होती है स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। यानी कि ऐसी लाइफ स्टाइल, ऐसी जीवन शैली हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसके बाद है पीपल who are habitually late riser। अब जिन लोगों को हैबिट है देर से उठने की, have to work till late night, हाई लिखा है यहाँ पे, नाइट होगा, have to work till late night, आप यहाँ पे सही कर लीजिए, नाइट, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे नाइट है और यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं कि जिनको सुबह देर से उठने की आदत है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, रात में देर तक काम करना पड़ता है, यानी कि जागना ही पड़ता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनका काम भी पेंडिंग हो जाता है, तो वो भी काम देर में कंप्लीट हो पाता है। तो ये इसमें लिखा गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमने बोला था व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, कि सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं, वो आपको यहाँ से ढूंढना है, इस पैराग्राफ के अंदर से निकालना है। इसके बाद है हाउ इज अर्ली राइजिंग रिलेटेड टू गुड हेल्थ। अर्ली राइजिंग यानी सुबह का जल्दी उठना गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य से कैसे संबंधित है। अब आपको यहाँ देखना है कि ऐसा क्या काम हो रहा है कि जिससे भाई अच्छा स्वास्थ्य बन सकता है सुबह जल्दी उठने से, उसका कैसे संबंध बनता है, ये देखिए आप। उसके बाद है सी, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लेट राइजिंग। भाई अगर हम देर से उठते हैं तो उसका क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज है, मतलब फायदा नहीं है, क्या फायदा नहीं है, ये आपको बताना है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है डी जो है गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, मतलब ये आपसे मांग रहा है सिनोनिम्स, समझ लीजिए आप या इसका मीनिंग। जैसे इसमें डिस्ट्रैक्शन वर्ड है तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन कहीं पे आया है, ये रहा डिस्ट्रैक्शन, और प्लेंटी लिखा है, प्लेंटी भी है इसमें, ये रहा, और अकम्प्लिश लिखा है, ये शुरू में था कहीं पे शायद, वी कैन अकम्प्लिश भी है। अब आपको इसके मीनिंग लिखने हैं, तो आप एक वर्ड या एक से ज्यादा गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स का मतलब है कि आप एक से ज्यादा शब्दों में इसको दे सकते हैं या एक शब्द बाद दे दें। तो भाई जो पेपर कर रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा बेस्ट ऑफ लक, वो तो यहीं पे स्टॉप हो जाए, पॉज कर ले, यहाँ पे ड्रॉप कर ले, बाद में देख ले। और जो बच्चे अब पहले भाई इसके आंसर समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अब वो बच्चे हमारे साथ आगे चलेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद कैसे करें हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट। जैसा कि सभी को पता है कि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो अब हम जो सॉल्यूशंस करेंगे हम चलेंगे पार्ट 2 में, वीडियो के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। पार्ट 1 में हमने सारे क्वेश्चन पेपर को समझा दिया है कि कैसे करना है क्वेश्चन पेपर को और क्या इसमें जनरली बच्चे कमियां करते हैं। तो यदि आप इसको समझ गए हैं तब आपका पार्ट 2 देखना आप सही रहेगा, क्योंकि पार्ट 2 को समझने से पहले पार्ट 1 जो है वीडियो का ये क्वेश्चन पेपर समझा जाना, क्वेश्चन पेपर को कैसे अपीयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस फैक्ट को नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जिससे मार्क्स उनके कम हो जाते हैं, जबकि बच्चे पढ़ने में सब अच्छे होते हैं। इसलिए आप इस पार्ट को मिस ना करें, पार्ट 1 को जरूर देखें।
पार्ट 1 देखने के बाद अब आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको काफी चीजें समझ भी आएंगी इजीली। और पार्ट 2 को करने से पहले मेरा सिर्फ एक सजेशन है आपसे कि आप लोग एक बार सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद निकाल के देख लीजिए, या अपने किताब में से जो भी है एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे समझने के लिए भी और याद करने के लिए भी, और कैसे लिखे जाते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। एंड थैंक यू सो मच। तो हम आपको मिलते हैं पार्ट 2 में।